तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने अपने जावा फुल स्टैक की जर्नी में कोर जावा, जेडीबीसी, सर्वलेट एंड जेएसपी 4 बड़े माइलस्टोन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हमको जावा आती है, क्योंकि जावा तो आप सीख गए, है ना। इतनी जावा आप सीख गए कि आप आसानी से कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे, पूरा बैकएंड लिख पाएंगे, डेटाबेस में स्टोर करा पाएंगे, एंड एक कंप्लीट जो एप्लीकेशन होता है वो आप बना पाओगे। बावजूद उसके बावजूद उसके हम अभी अपनी जर्नी को जारी रखे हैं, और हम अब मूव कर रहे हैं फ्रेमवर्क की जर्नी में। हाइबरनेट क्या है भाई? हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। आज से हम हाइबरनेट शुरू करेंगे, ठीक है। हाइबरनेट हम क्यों पढ़ते हैं, या फ्रेमवर्क हम क्यों पढ़ते हैं? सॉलिड, जेएसपी, जेडीबीसी क्या इनफ नहीं है? मैं आपको बता दूं कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वलेट, जेडीबीसी, जेएसपी इनफ है। जेएसपी में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है, जेएसटीएल वगैरह है। सॉलिड में कितनी सारी चीज़ें हैं, फिल्टर, लिसनर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फिग, लाइफ साइकिल के मेथड्स, पोस्ट गेट, सब कुछ तो अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी में जब हम कोड लिखते हैं तो कोड बहुत बड़ा हो जाता है, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता है, काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसी डेवलपर के काम को आसान बनाने के लिए जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस किए गए। जावा बेस्ड फ्रेमवर्क जैसे हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग हो गया। हाइबरनेट स्प्रिंग हम क्यों पढ़ते हैं? हाइबरनेट स्प्रिंग पढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने काम को आसान बनाना। जब डेवलपर का काम आसान होगा तो एक डेवलपर को काम कम करना होगा, ज़्यादातर वो लॉजिक पे फोकस करेगा, फालतू सेटअप वगैरह, फालतू के काम, बॉयलर प्लेट कोड सब अपने आप लिख जाएंगे। तो उससे क्या होगा? एक डेवलपर का टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो वो कम टाइम में ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप करेगा, जिससे प्रॉफिट होगा कंपनी को। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और 1 लाख में 1 महीने में आप एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, मान लो एक छोटा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, 1 महीने में आप एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी। फ्रेमवर्क्स का यूज करोगे, आपका स्पीड इतना तेज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एप्लीकेशन जब रैपिडली बनेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि 1 महीने में शायद आप 2-3 छोटे एप्लीकेशन खड़ा कर दो। कंपनी आपको कितना देगी? तब मान लो फ्रेमवर्क का नॉलेज है तो 1,20,000 दे देगी या 1.5 लाख दे देगी, लेकिन 3 एप्लीकेशन बनाओगे फिर आप उसमें, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं। एक मोटा मोटा हमने बात बताया कि फ्रेमवर्क्स क्यों पढ़ा जाता है ना। किसी के मन में सवाल आ सकता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं? भाई, हमें अपना काम को आसान बनाना है। मैं बता दूं, हाइबरनेट जो है, हाइबरनेट इज, मतलब कह सकते हो कि ये वही काम करने वाला है जो काम हम लोग जेडीबीसी से करते आए हैं। मतलब हाइबरनेट से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो जिसने जो जेडीबीसी नहीं पढ़ा है उसको हाइबरनेट समझने में बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्ट हाइबरनेट पढ़ना एक सही अप्रोच नहीं होता कभी भी। आजकल आपको सोशल मीडिया पे बहुत से छर्रे आ गए हैं आजकल, तो वो कुछ भी ऊटपटांग बात बोल रहे हैं। अभी पता है मैंने क्या देखा? एक बंदा बोल रहा था कि मतलब उसको कोई क्वेश्चन पूछा कि सॉलिड जेएसपी पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो उसने बोला अरे सॉलिड जेएसपी पढ़ने की नीड नहीं है। चलो ठीक है, कुछ हद तक मैं एग्री हूँ इस बात से, कुछ हद तक, टोटली तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। सॉलिड जेएसपी अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी उस लेवल की हो ही नहीं सकती, कभी भी हो ही नहीं सकती। चलो मान लो फिर भी आपको बहुत जल्दी 1 महीने में स्विच करना, आपने सॉलिड जेएसपी स्किप कर दिया। बंदे ने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि स्प्रिंग भी मत पढ़ो, स्प्रिंग बूट डायरेक्ट पढ़ो। मतलब आप स्प्रिंग कोर मत पढ़ो, आप स्प्रिंग एमवीसी मत पढ़ो, डायरेक्ट आप बूट पे जंप करो। तो मैंने बोला यार चलो कमेंट देखते हैं। कमेंट में इतनी गालियां उस बंदे को कि भाई तुम गलत क्यों, मिसगाइड क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा, बहुत, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं। तो इस तरह के शॉर्ट्स को देख करके, इस तरह के रील्स को देख करके आप अपने आप को मतलब मिसगाइड ना करें। एक सबसे अच्छा जो रोड मैप होता है जावा को पढ़ने में, जो सबसे बेहतरीन रोड मैप है,
वो है कि कोर्स स्टार्ट कीजिए, जेडीबीसी पे मूव कीजिए, स्प्रिंग पढ़िए, सॉरी सर्वलेट पढ़िए, ठीक है, एंड जेएसपी पढ़िए। जीएसटीएल फिर भी आप छोड़ सकते हो, जीएसटीएल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडिशनल है। तो इतना अगर आप पढ़ने के बाद अब आपको जावा पूरी आ जाती है, आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने आ गया, आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आ गया, आपको कंट्रोलर सर्विस डाओ वाला जो डेटा फ्लो है वो समझ में आ गया, मतलब पूरा आप एक फाउंडेशन आपका बन चुका है। नाउ अब अगर हम मूव करते हैं फ्रेमवर्क्स पे, क्योंकि फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो इन्हीं के टॉप पे डेवलप किए होते हैं। जो जो मान लो ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क है ना, तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं ये डेवलप किया है ऑन द टॉप ऑफ जेडीबीसी एपीआई ओनली, जेडीबीसी एपीआई ओनली। तो जो जो भी फ्रेमवर्क, स्प्रिंग जो है वो जावा के ऊपर ही बनाए हुए हैं, तो फ्रेमवर्क जो है जो ट्रेडिशनल कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो मतलब बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपको जेडीबीसी के हाइबरनेट में मिल जाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे जेडीबीसी में हम लोगों ने पूलिंग पढ़ा था थर्ड पार्टी से, हाइबरनेट ने पूलिंग को क्या किया, इनबिल्ड कर दिया। तो पूलिंग तो पढ़े ही थे ना वहां पे। अब अगर मैं हाइबरनेट आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या मुझे पूलिंग समझाने की जरूरत है आपको कि कनेक्शन पूलिंग क्या होता है? नो सर। ऑलरेडी जानते हो। हम हम यहाँ पे जेडीबीसी में आपको याद होगा कनेक्शन को सेट ऑटो कमिट फॉल्स करते थे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए, याद है? यस सर। अब यस ट्रांजैक्शन सर। मैनेजमेंट यहाँ, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यहाँ भी होता है। जेडीबीसी एपीआई में हम लोग पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन करते थे, आपको पता है CRUD ऑपरेशन क्या होता है, वही CRUD हम यहाँ भी करने वाले हैं। पर आप ये देखोगे कि जेडीबीसी में जो कोड था और हाइबरनेट में जो कोड होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे। यहाँ भी हम CRUD ऑपरेशन कर रहे होंगे, यहाँ भी पूलिंग कर रहे होंगे, यहाँ भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो रहा होगा, तो कंसेप्ट वही होंगे, सिंटेक्स कम हो जाएगा, बॉयलर प्लेट कोड कम हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसको जेडीबीसी एपीआई की अंडरस्टैंडिंग है, उसको हाइबरनेट समझने में बहुत आसान रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को पहले कोर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोर टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग कोर जावा एंड ऑल, हाइबरनेट, सॉलिड जेएसपी एंड ऑल। तो अब हम लोग फ्रेमवर्क की शुरुआत करेंगे, और फ्रेमवर्क की शुरुआत हम हाइबरनेट से करने वाले हैं। गाइज मेक श्योर आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, फिर भी हम आपको 10 मिनट देते हैं। चलिए, तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा आज का सेशन उन लोगों के लिए जो हाइबरनेट को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज फ्रेमवर्क? क्योंकि हम लोग बहुत सुनते आए हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ लो, हाइबरनेट फ्रेमवर्क पढ़ लो, दिस दैट एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं मार्केट में। कुछ चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ जावा बेस्ड होते हैं, कुछ दूसरी लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। साथ में हम एक और टर्म सुनते हैं, लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी भी बहुत सुनाई देता है भाई साहब। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हाइबरनेट चूंकि एक फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट जो कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो हमारा मेन पॉइंट होगा फ्रेमवर्क, कि फ्रेमवर्क क्या है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखो कि फ्रेमवर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। इट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। मैं देखो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, पर लिखूंगा नहीं कि फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर गाइडलाइन, तो ये टाइम जाता है, इसलिए उतना लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो फ्रेमवर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। इट मीन्स कि आप इसको माइंड में कुछ समझ सकते हो कि भाई एक कुछ इस तरह का एक आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, दिस इज योर फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क को बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो अपने घर में रखी हुई वॉशिंग मशीन से। समझना आसान होगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। हमें क्या प्रोवाइड करेगा?
एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा, हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ हमें कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा, रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। अच्छा, ये आर्किटेक्चर क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो ये आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस एंड रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क की कुछ गाइडलाइंस होती है, मतलब एक एक तरीका होता है, एक रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत आप फ्रेमवर्क पे काम करते हो। एंड कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट, जैसे आप कह सकते हो कुछ मेथड्स मिल जाएंगे आपको, कुछ ऐसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जिनको आप बार बार रीयूज कर सकते हो। किस लिए ये सब काम भाई? क्यों क्यों फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर, मतलब फ्रेमवर्क हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्यों? टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, डेवलपमेंट को ईजी करने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो आप, इसका एग्जांपल ले लो वॉशिंग मशीन से। ठीक है, वॉशिंग मशीन में एक स्ट्रक्चर होता है, पूरी बॉडी की बॉडी क्या हो गई? वॉशिंग मशीन की पूरी बॉडी एक स्ट्रक्चर हो गई। वॉशिंग मशीन की भाई गाइडलाइंस होती है कि हाँ भाई 15 मिनट में सेट करना है, 20 मिनट, ऐसा नहीं कि आप पूरा 20 बार घुमा दें तो हो गया, फिर ख़त्म, उसका टाइमर ही ख़राब हो जाएगा। तो कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं। भाई 220 वोल्ट पे चल रहा है, अब 1000 वोल्ट डाल दिए, जल गई, है ना? कुछ गाइडलाइंस होगी। और वो वर्टिकली खड़ा होना चाहिए, आप लेटा के चला रहे हो। तो जैसे वॉशिंग मशीन की भाई बॉडी है, उसकी भी गाइडलाइंस है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट भी हैं, जैसे ड्रायर हो गया, आप एक बार यूज़ करके फेंक थोड़ी देते हो, ड्रायर बार बार करते हो। उसका व्हील हो गया, उसके बटन्स हो गए। एंड मेन थिंग कि फ्रेमवर्क जब आप यूज़ करते हो या वॉशिंग मशीन जब आप यूज़ करते हो, तो उसमें जब आप अपना कपड़ा डालते हो, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है कि कंट्रोल मशीन के हाथ में रहता है? मशीन के हाथ में रहता मशीन के हाथ में रहता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर एक फ्रेमवर्क एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। उसके अंदर कुछ हमारे पास कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, उसी के साथ इसके अंदर कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, कुछ आप कह सकते हो फ्रेमवर्क के अंदर पूरी की पूरी लाइब्रेरी भी हो रहती है। ठीक है, कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट है। ठीक है, और एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब फ्रेमवर्क के अंदर हम अपने कोड को पुट करते हैं, फ्रेमवर्क के अंदर हम अपने कोड को डाल देते हैं। भाई ये मेरा कोड है और हम डाल के छोड़ देते हैं, एंड फ्रेमवर्क विल डिसाइड दी कंट्रोल फ्लो। फिर मेरे हाथ में कोई कंट्रोल फ्लो नहीं होता है। तो यही फर्क है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में। फ्रेमवर्क पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम अपने कोड को डाल देते हैं। वो फ्रेमवर्क का गाइडलाइंस होता है कि बोलेगा कि भाई देखो ये डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ये डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, इसके अंदर कनेक्शन की डिटेल लिख दो। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे बोल देगा कि ये डॉट प्रॉपर्टी फाइल है, इसमें ही कनेक्शन की डिटेल लिखना है। हमने ठीक है भाई, हमने लिख दिया, हमने यूआरएल दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ड्राइवर दे दिया, सब दे दिया। फिर उसने बोला कि ये वाला इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, ये वाला इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो और सेव मेथड को चला दो। हमने चला दिया और सेव मेथड में अपना डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख दिया और डेटा आपका डेटाबेस में चला गया। मतलब कनेक्शन कहाँ गया? कनेक्शन गेट करना पड़ा, ना एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ी। हुआ कैसे ये सब? तो कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क ने क्या बोला, भाई तुम मुझे कनेक्शन की डिटेल दो और तुम मुझे डेटा बताओ और बताओ कि डालना किस में है। क्या बोला फ्रेमवर्क ने? कनेक्शन की डिटेल दे दो, ये बता दो कि सेव किस टेबल में करना है और डेटा क्या है, बाकी एवरीथिंग फ्रेमवर्क विल कंट्रोल। कनेक्शन ये खुद बनाएगा,
कनेक्शन को क्लोज भी ये खुद करेगा, डेटा को स्टोर भी यही करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब कि हमने जितनी चीजें इसने मांगी, एक गाइडलाइंस के तहत जितनी चीजें इसने हमसे मांगी उतनी चीज हमने इसको दे दिया। अब ये चलाएगी, अपनी मशीन शुरू होगी और उसके बाद हमें सीधा सीधा आउटपुट मिल जाएगा। तो इसीलिए फ्रेमवर्क जब आप यूज़ करते हो तो काम हमारा आसान हो जाता है, हमें कम लाइन ऑफ कोड लिखना होता है क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं है। आप बोलेंगे यार ये तो डिसएडवांटेज है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। देखो, जितना ज़्यादा कंट्रोल डेवलपर अपने हाथ में लेगा उतना ज़्यादा उसको कंट्रोल फ्लो को मैनेज करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो अब आप सोच लो, अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो जेडीबीसी यूज़ करो फिर। कई बार जब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होती है, तो जेडीबीसी का भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है जेडीबीसी यूज़ नहीं होता है, लेकिन जनरली स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में अब यूज़ हो रहे हैं जेडीबीसीज। अब एंटरप्राइज में जो एंटरप्राइजेस जो नए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो स्प्रिंग हाइबरनेट पे ही कर रहे हैं। जो न्यू एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं मार्केट पे वो स्प्रिंग हाइबरनेट पे डेवलप हो रहे हैं। पुराने लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अकॉर्डिंग टू द ओरेकल 3 बिलियन डिवाइसेस हैं, 3 बिलियन डिवाइसेस हैं जिस पे जावा रन हो रही है। तो 3 बिलियन डिवाइसेस में भाई जेडीबीसी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा ना। सब में नहीं हुआ होगा, चलो मान लो, आप बोलते हो सब में थोड़ी हुआ होगा, चलो ठीक है, 2 बिलियन में हुआ होगा, 75% ही माने तो वो एप्लीकेशन पे काम कौन करेगा? उन एप्लीकेशन पे हम ही आप जैसे लोग काम करेंगे ना, करते भी हैं। बैच में भी कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बताते हैं हम कंपनी में जेडीबीसी पे काम करें। आप लोग यार बड़ा दिक्कत है यार, बीच बीच में मैं कितनी बार बोलता हूँ, आप लोग बीच में मत आया कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है। अभी पता है, देखो 7:30 पे क्लास शुरू होना था, 7:40 पे मैं किया हूँ और 7:40 से 7:56 के बीच में 3 से 4 लोग आए हैं। वो क्या है ना, बार बार ब्लिंग ब्लिंग साउंड आता है और उससे मेरा फ्लो टूटता है। तो गाइज प्लीज, आप लोग को, अगर आप लोग बिजी हो ना, आप लॉग इन करके छोड़ दो, फोन साइड में रख दो। लॉग इन आओ भाई, टाइम पे लॉग इन कर लो, मीटिंग ज्वाइन कर लो, फोन साइड में रख दो, पड़ा है। जब आप फ्री हो जाओ तो आके क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि बीच में जब आते हो ना तो मेरे को फिर स्विच करके अपना जो फ्लो है वो छोड़ करके जाना पड़ता है। और आपको पता है हमको भूलने का कितना बड़ा बीमारी है। हमारे अच्छा। माइंड में कुछ पॉइंट्स रहता है वो हम भूल जाते हैं, हम अपनी बाइक भूल जाते हैं यार, मार्केट में जाते हैं तो ये तो पॉइंट्स हैं। तो यस सर। प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखें। हाँ, तो हम यही बता रहे थे कि फ्रेमवर्क में हम अपने कोड को पुट ऑन करते हैं और फ्रेमवर्क पूरा का पूरा कंट्रोल फ्लो खुद डिसाइड करता है। अब फ्रेमवर्क में बेसिकली कंट्रोल फ्लो पूरा गाइडलाइंस पूरी लिखी हुई होती है। अच्छा, फ्रेमवर्क्स हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, मीन्स लिखे लिखाए कोड भी प्रोवाइड करता है। ये लिखे लिखाए कोड को हम यूज़ कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर जिसे बताएं हम, जैसे जेडीबीसी ले लो। जेडीबीसी में अगर हम मुझे डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला काम तो हमें करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल ही नहीं रहेगा तो डेटा स्टोर कैसे करेंगे? फिर हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। देन हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ती है। देन हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लाते हैं। देन हम जा करके एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं, तब जाके मेरा डेटा स्टोर होता है। और इसके लिए देखो, जेडीबीसी कहीं ना कहीं एसक्यूएल डिपेंडेंट है भाई। जावा एक दूसरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंसी भी आ गई यहाँ पे। अगर जेडीबीसी में काम करना है तो एसक्यूएल आना ही चाहिए। ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, जावा इटसेल्फ एनफ नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए। तो हाइबरनेट ने इन चीज़ों को आसान बनाया। हाइबरनेट में टेबल क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, आपको टेबल बनाना ही नहीं है, ऑटोमेटिक टेबल बनेगा। लो भाई, खत्म। मान लो पूलिंग अगर कर रहे हो तो कनेक्शन पूलिंग में आपको ही पता है कितना झाम करना पड़ता है, हिकारी पिकारी सब करो, किया है हम लोगों ने। हाइबरनेट आपको पूलिंग का स्टेप मतलब स्किप करवाता है। पूलिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। हाइबरनेट में पूलिंग नहीं करना पड़ता। हाइबरनेट में कनेक्शन टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ता। हाइबरनेट में एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती।
कनेक्शन गेट करना पड़ता है और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव मेथड रहते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, काम हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल हमने दिया, बिल्कुल बेसिक। ऐसे हाइबरनेट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कैशिंग मैकेनिज्म है, हाइबरनेट में एक नई लैंग्वेज, जिसकी खुद की लैंग्वेज है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, डेटा इंडिपेंडेंसी का फीचर है, क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तो कुल मिला के अगर हम बताएं, ठीक है, एक समराइज करें तो फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक कह लो कि अ, बनी बनाई चीज है, ठीक है, बना बनाया कोड है जिसमें हम अपना कोड डालते हैं। बना बनाया एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपना कोड डालते हैं, और वो जो कोड हम डाल रहे होते हैं वो ओनली लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है कि हम फालतू की चीजें दे रहे होते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक पुट ऑन करते हैं, लॉजिक एंड इन्फो, डेटाबेस इन्फो वगैरह डालते हैं, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क हमारे लिए बहुत सारा काम करता है। इसीलिए फ्रेमवर्क को मार्केट में अडॉप्ट किया गया है, मार्केट में फ्रेमवर्क्स की नीड बढ़ी, क्योंकि क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे कोड को लिख देता है, हमारा काम आसान बनाता है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अच्छा, ये तो फ्रेमवर्क के बारे में आप जान गए। अब लाइब्रेरी के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई गाइडलाइंस नहीं होती। लाइब्रेरी इज ओनली रीयूजेबल कंपोनेंट। जैसे भाई जावा यूटिल है, अब जावा यूटिल के अंदर का जो कोड है वो ऑटोमेटिक चलता है कि जावा यूटिल के कोड को हमें कॉल करना पड़ता है? ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक चलता ऑटोमेटिक चलता है, वाह राजा। ऑटोमेटिक कब चलता हो? है। कॉल करना पड़ता है। है ना, कॉल करेंगे तब ना चलेगा, इंपोर्ट 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 तक करना पड़ जाता है इसको। तो आप इंपोर्ट करोगे, फिर जावा यूटिल की कोई क्लास को पिक करोगे, अगर वो क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है तो उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? क्या मतलब, कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है क्या जिसका ऑब्जेक्ट क्लास होती है जिससे ऑब्जेक्ट नहीं बनता? कोई ऐसी क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं? स्टार्ट क्लास। ऐसी क्लास जिसमें स्टैटिक मेथड हो, ऑब्जेक्ट तो बन जाता है सबका। तो अ, हम इंपोर्ट करते हैं, क्लास पिक करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी की केस में पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। कौन सी क्लास को इंपोर्ट करना है, कहाँ करना है, कब मेथड कॉल करना है, सब का सब मेरे हाथ में होता है। बट फ्रेमवर्क में कनेक्शन कब गेट हो रहा है, कनेक्शन के मेथड कब कॉल हो रहे हैं, कौन कब टेबल क्रिएट हो रहा है, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। सो लाइब्रेरी को वी कॉल लाइब्रेरी, एंड फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क कॉल्स आवर कोड। मीन्स फ्रेमवर्क क्या है? इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल डिजाइन पैटर्न पे काम करते हैं। जनरली जो है फ्रेमवर्क इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल डिजाइन पैटर्न पे काम करते हैं। इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, आईओसी शॉर्ट बोला जाता है, स्प्रिंग में डिटेल में पढ़ेंगे आईओसी कंटेनर। इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल का उल्टा हो जाना। अभी तक हम कोर जावा से लेके हम लोग यही देखते आए हैं कि मेरे को कोई क्लास अगर यूज़ करनी होती है तो मैं उस क्लास, मतलब मेरे को जितना भी कोड लिखना होता है मैं सब का सब यूज़ करता हूँ। कुछ कोड ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाते हैं जावा डॉट लैंग से, ठीक है, जावा डॉट लैंग से। बाकी तो सारे के सारे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम कॉल करते हैं प्री डिफाइंड कोड को, फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क कॉल करता है हमारे कोड को। हम कोड लिख देते हैं, फ्रेमवर्क विल टेक दोज इंफॉर्मेशन, दोज कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्ट उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने कोड को लिखा हुआ है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, तो फ्रेमवर्क विल क्रिएट टेबल। अगर जो भी मतलब डिटेल लिखी हुई है उस हिसाब से फ्रेमवर्क काम करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान रखें। लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं और फ्रेमवर्क हमारे कोड को कॉल करता है, ठीक है। इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल की, वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे स्प्रिंग में, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ गया, फ्रेमवर्क समझ गए, लाइब्रेरी समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हाइबरनेट क्या है, व्हाट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, लाइब्रेरी।
अब बात करते हैं व्हाट इज हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या है, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, ठीक है भाई, फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया। हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, गाइडलाइन है, रियूजेबल कंपोनेंट देता है जो कि यूज किया जाता है टू इंटरेक्ट विथ व्हाट, टू इंटरेक्ट विथ, किससे इंटरेक्ट करने के लिए हाइबरनेट यूज होता है? डेटाबेस डेटाबेस से। इट इज डेटा यूज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। इट इज अ फ्रेमवर्क, लिखने की नीड नहीं है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। मेन बात ये समझनी है कि हाइबरनेट एक ओआरएम टूल या ओआरएम फ्रेमवर्क है। आप ये दो पॉइंट लिख सकते हो, इट इज अ ओआरएम फ्रेमवर्क, ठीक है, या आप इसको ओआरएम टूल भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इट प्रोवाइड्स एंड इट प्रोवाइड्स एन ओआरएम एन ओआरएम टूल, ठीक है। ये एक ओआरएम फ्रेमवर्क या एक ओआरएम टूल है। अब भाई ये ओआरएम का क्या सीन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओआरएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओआरएम स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मतलब हाइबरनेट एक ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क है। हाइबरनेट में ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की जाती है। अब ये बहुत नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए, तो मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल। देखो, मान लो आपके पास ना, ये आपकी एक क्लास है, ठीक है, और आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है। डेटा मान लो है आपके पास, मान लो आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, ठीक है। अब ये आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी एक जावा डेवलपर को डेटाबेस में डालनी है, ठीक है। ये आपका डेटाबेस है। जावा डेवलपर को डेटाबेस में डेटा को डालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जावा डेवलपर के लिए मुश्किल काम, मुश्किल तो खैर कुछ नहीं है जावा डेव के लिए, सब आसान है हम लोगों के लिए। एक कहने की बात बस बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो इस डेटा को डेटाबेस में डालना या एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डालना जावा डेवलपर के लिए ज़्यादा हैंडी क्या है, ज़्यादा इजी? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डालना। हाँ, ये तो हम लोग हमेशा से करते हैं इनकैप्सुलेशन, जब से हम लोगों ने पढ़ा है तब से कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सेटर्स के थ्रू हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में इन डेटा को डालते आए हैं, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है, जो हम जानते हैं जावा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती है जनरली, रिलेशनल या आरडीबीएमएस में लिखूं, या मैं लिख देता हूँ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब ये हो गया रिलेशनल डेटाबेस, और ये जो डेटा है, एक जावा डेव के लिए इस डेटा को एक ऑब्जेक्ट में डालना बड़ा आसान है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो हाइबरनेट ये बोलता है कि देखो, तुम्हें इस डेटा को डालना है डेटाबेस में, तुम ये काम मत करो, तुम अपने डेटा को डाल दो किसमें, एक ऑब्जेक्ट में। अच्छा भाई साहब, लो भाई हमने डाल दिया, सेटर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने अपने डेटा को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाल दिया। एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में अगर ये डेटा आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें फील्ड्स होंगी, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, होगा ना इस तरह से, सब समझते हैं। यस सर, यस सर। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम होगा, देन आपका प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस होगा, देन यहाँ पे प्राइवेट इंट सैलरी होगा। ये ना रहे तो फिर आप इंसर्ट कैसे करेंगे? तो ये कुछ फील्ड्स होंगी जिनमें हम अपने डेटा को डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज कर रहे तो कंस्ट्रक्टर, अपडेट कर रहे तो सेटर। अब हाइबरनेट क्या बोलेगा? हाइबरनेट इस बोलेगा कि भाई तुम अपने एम्प्लॉय की और अपने टेबल की मैपिंग कर दो।
मतलब हम एक मैपिंग कर देंगे, हम बता देंगे कि भाई एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे लेके जाना है XYZ टेबल में। तो मैंने यहाँ पे एक मैपिंग कर दिया, कैसे करेंगे वो बात की बात है, एक मैपिंग कर दिया XYZ टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इंट आईडी जो लिखा हुआ है, ये ट्रीट किए जाएंगे एज अ कॉलम, टेबल के कॉलम। तो यहीं पे बताना पड़ेगा कि अच्छा इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का जो आईडी वाला जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसका डेटा टेबल के किस कॉलम में जाएगा। जाहिर सी बात है टेबल में भी 4 कॉलम होंगे, Yes, sir. है ना, टेबल में भी Yes, 4 sir. कॉलम है। तो अब यहाँ पे हम सारी मैपिंग कर देंगे, हम अपने डेटा को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डालेंगे और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मैपिंग कर देंगे। हम बता देंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा XYZ टेबल में ले जाना है, इसका आईडी वाला जो फील्ड है उसका डेटा हमें आईडी वाले कॉलम में लेकर के जाना है, नेम वाला जो फील्ड है उसका डेटा नेम वाले कॉलम में लेके जाना है, एड्रेस वाला डेटा एड्रेस नाम के कॉलम में लेके जाना है और सैलरी वाला डेटा सैलरी नाम के कॉलम में लेके जाना है। यह मैपिंग बस खाली बता देंगे। अब जो हाइबरनेट है, हाइबरनेट क्या करेगा, आपके इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालेगा। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालेगा और खुद ब खुद एसक्यूएल क्वेरी वगैरह लिखेगा और आपके ऑब्जेक्ट से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैप कर देगा। इसीलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। समझ में आया ORM का मतलब? Yes, sir. ORM का मतलब हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट में अगर कोई डेटा है तो उसको रिलेशनल डेटाबेस से मैप करने का काम करता है हाइबरनेट। तो इससे मेरा काम कितना आसान हो गया। एक जावा डेव के लिए भाई अपने डेटा को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डालना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत हम डाल देंगे। एनोटेशन की मदद से हम ये कॉलम्स के नेम इजीली दे देंगे, कुछ नहीं होता। एट द रेट टेबल एनोटेशन लगता है, उसमें डबल कोट में टेबल का नाम। एट द रेट कॉलम एनोटेशन लगता है, उसमें कॉलम का नाम, खत्म। ऑटोमेटिकली हाइबरनेट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट से डेटा को फैच करेगा और आपके टेबल में डाल देगा। ना एसक्यूएल लिखने का झमेला, ना उसको एग्जीक्यूट करने का झमेला, कोई झमेला नहीं। सीधे आप अपने ऑब्जेक्ट में डेटा डालिए, बाकी हाइबरनेट कर लेगा। दैट इज वाई हाइबरनेट कॉल्ड ORM फ्रेमवर्क और ORM टूल। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा एक बात ध्यान रखें, कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं जो बड़ा गलत है, हाइबरनेट कोई टूल नहीं है, हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है जो ORM टूल को प्रोवाइड करता है। चूंकि हाइबरनेट ORM टूल को प्रोवाइड करता है, इसलिए हाइबरनेट को ORM बेस्ड फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। तो हाइबरनेट ORM करके भी आपको कई बार दिखेगा, हाइबरनेट ORM फ्रेमवर्क भी दिखेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो सिंपल सा काम है। तो हाइबरनेट क्या करता है, एक ORM टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को इजीली मैप कर पाते हैं। तो इससे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखने से बच गए, ठीक है। और कई सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं, वो अभी हम हाइबरनेट आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। चलो भाई, हाइबरनेट आप समझ गए कि ये इट इज़ अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ ORM फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स एन ORM टूल एंड इट सिंप्लीफाइज इट, बोल सकते हैं कि इट सिंप्लीफाइज डेटाबेस इंटरेक्शन बाय मैपिंग जावा क्लास या जावा ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस टेबल। सिंपल सी कहानी है, सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, तो मैं आपको दे दूंगा। कुछ हाइबरनेट के यूसेस की बात कर लें, यूजेस ऑफ हाइबरनेट। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट के लिए मैं रखे हुआ हूँ, ठीक है। जो असली जो ट्विस्ट है वो लास्ट में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है अब। हाइबरनेट के कुछ यूज उससे पहले जान लें, हाइबरनेट किस लिए यूज होता है भाई। टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, ये सिंप्लीफाई करता है, ये सिंप्लीफाई करता है डेटाबेस इंटरेक्शन को,
इंटरैक्शन को, जैसे ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाना, बिना एसक्यूएल लिखे ही डेटा का स्टोर हो जाना, डेटा रीड करते हो तो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ऑटोमेटिक कनेक्शन पूलिंग का इनेबल हो जाना, इस तरह के बहुत सारे डेटाबेस इंडिपेंडेंट फीचर का मिल जाना, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप हाइबरनेट जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी ऊपर ऊपर बस जान लो कि हाँ सिंप्लीफाई करता है। अच्छा, हाइबरनेट के अंदर या इतना ही लिखें, पूरा लिखने की नीड नहीं है ना, वो सारे पॉइंट लिखेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करता है, डेटाबेस इंडिपेंडेंस करता है, ये वो तो सब सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आ गया ना। मेन यूज देखो यही है, सिंप्लीफाई करता है। और सिंप्लीफाई कैसे करता है, अब वो सब अगर लिखना है तो भाई नोट्स में तो हमने लिखा है, भाई कनेक्शन पूलिंग प्रोवाइड करके सिंप्लीफाई कर देगा, टेबल को ऑटोमेटिक क्रिएट करके सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है, एचक्यूएल को दे करके आपके काफ़ी काम को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, तो वो सब बात हम लोग करेंगे आगे। कब हाइबरनेट यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ हाइबरनेट, कब हाइबरनेट यूज़ करना चाहिए और कब हाइबरनेट नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हाइबरनेट तब हमें यूज़ करना चाहिए जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सीधी सी बात। अब मान लो कि भाई आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जिसमें कुछ नहीं है यार, एक सब ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक हैं, एक सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है अगर, तो सबसे ईज़ी क्या तरीका आप यूज़ करोगे? JDBC। जेएसटीएल यूज़ कर लें? सही जवाब है, जेडीबीसी इंटरनली यूज़ होगा, बट हम और उसको अगर अपर लेवल पे देखें तो हम जेएसटीएल को यूज़ सर करेंगे, वो जेडीबीसी को यूज़ कर लेगा। सर JSTL तो डेटाबेस नहीं ना है, कोई डेटाबेस लैंग्वेज नहीं ना है। तो जेएसटीएल डेटाबेस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? क्वेरी लैंग्वेज। नहीं, क्वेरी लैंग्वेज तो जो जेडीबीसी क्वेरी लैंग्वेज है। नहीं सर। अब Connection। जेएसटीएल तो सर डेटाबेस JSTL से कनेक्ट लिंक होता है करने के ना। लिए जो टोकन टेक्नोलॉजी यूज होती है उसी को बोलते हैं JDBC। हाँ, तो उसी तरह जेडीबीसी के टॉप पे जेएसटीएल की लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं, टैग्स के फॉर्म में काम कर लोगे। हमने बताया था ना कि अगर एक बहुत सिंपल काम करना है आपको सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपके पूरे एप्लीकेशन में। कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या है भाई? नेम, ईमेल, मैसेज, बस यही है। अब आप इसको कंट्रोलर पे लेके जाओगे, कंट्रोलर से सर्विस पे लेके जाओगे, सर्विस का पहले इंटरफेस बनाओगे, फिर उसकी चाइल्ड बनाओगे, फिर इसको वैलिडेट करोगे, फिर इस डाओ का इंटरफेस बनाओगे, फिर डाओ की चाइल्ड बनाओगे, फिर कनेक्शन फैक्ट्री बनाओगे, वहां से कनेक्शन को गेट करोगे, एग्जीक्यूट अपडेट करोगे, फिर सारा रिटर्न 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 करके और यहाँ से सेशन ऑब्जेक्ट बनाओगे, सेशन में डाल के एक मैसेज प्रिंट करोगे, कॉन्टेक्ट सेव सक्सेसफुली। लफड़ा है? Yes sir। तो इतना क्यों करना हमें? तो एकदम सिंपल काम अगर आपको करना है तो जेएसटीएल यूज कर लो। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी से थोड़ा सा ऊपर का काम है कि हाँ थोड़े कॉन्टेक्ट भी हैं, थोड़ी फाइल वाइल का भी काम है एक दो, तो हम जेडीबीसी को भी यूज, मतलब जेडीबीसी यूज होगा इवेंचुअली। देखा जाए तो जेएसटीएल में जेडीबीसी यूज हो रहा था, तो सिंपल काम के लिए हम जेडीबीसी को यूज कर लेंगे। अब वो जेडीबीसी आप कैसे भी यूज करो, जेएसटीएल से यूज कर लो, चाहे ये तरीके से यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अब काम जब आपका कॉम्प्लेक्स आ गया तब आप हाइबरनेट के पास जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स काम के लिए आप हाइबरनेट को यूज करेंगे, क्योंकि हाइबरनेट में थोड़े से सेटअप करने पड़ते हैं। हाइबरनेट में एक ऑपरेशन करने के लिए आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सेटअप का काम है। हाइबरनेट के जार्स लाने पड़ेंगे जो कि थर्ड पार्टी जार्स हैं, तो वो सब काम करने से आप बच जाओगे। ठीक है, तो अगर मतलब मान लो कि आपको पूरे ज़िंदगी में अगर आपको कुएँ से 1 बाल्टी पानी निकालना है, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार,
तो रस्सी बाल्टी खरीदोगे कि पड़ोसी से मांगोगे? पड़ोसी से मांगे। मांग के काम चलाएं। मांग का एक ही बार करना है ना, क्या जरूरत है? तो वही काम है, जब ये सिंपल काम है ना तो हाइबरनेट यूज नहीं करेंगे। हाँ भाई, अगर काम बड़ा है, बार बार कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तब आप हाइबरनेट को लेकर के आओगे। तो हाइबरनेट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अब हम करेंगे, ठीक है, हाइबरनेट हमने आपको बताया, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक सवाल पहले आपसे हम पूछते हैं, देखें कितने लोग बता पाते हैं, तो हटाया जाए। अब ये बताओ कि हमने कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये कोड मेरा कुछ ऐसा है, ड्राइवर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, थोड़ा छोटा करें पहले इसको, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें हमने इन्फो दे दिया, ठीक है। क्या इन्फो देंगे पता है ना भाई? यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, और कनेक्शन में होल्ड कर लिया। फिर हमने चलाया कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, और इसमें पास कर दिया एसक्यूएल क्वेरी, इसमें हमने पास कर दिया एसक्यूएल क्वेरी। चलो भाई, एक स्ट्रिंग, एकदम मत बोलना कि सर ये आपने कौन डायरेक्ट कैसे यूज़ कर लिया ये वो, ठीक है, वो सब थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं, ठीक है, ये हो गया। और हमने किया कॉन डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट, और ये काम करने के लिए हमने एक जार फाइल भी रखना होगा। तो ये है हमारा MySQL कनेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज से लोड कर रहे हैं, props डॉट लोड, समझते हैं ना? यस सर। यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो प्रॉपर्टी से लोड कर रहे हैं। अरे यार क्या हो रहा है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे हमने कर लिया प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाया एंड प्रॉप से लोड कर दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। चलो शॉर्ट में हमने थोड़ा सा लिख दिया है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हमारे पास होगी, config डॉट प्रॉपर्टीज, config डॉट प्रॉपर्टीज। अब आप मुझे बताओ, सवाल मेरा ये है कि ये भाई कोड जो है वो डेटा को मतलब MySQL में डालेगा। अगर मैं ये वाला जार रिमूव करके ओरेकल का जार ले आऊं तो क्या मुझे कोड में चेंज करना पड़ेगा कहीं पे? नो सर। नहीं करना नो पड़ेगा। सर। चाहिए पड़ेगी और हाँ। में डेटाबेस करेंगे। अगर मैं MySQL से ओरेकल कर देता हूं तो आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ कॉन्फ़िग की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ओरेकल का Yes, यूआरएल, तो ये कोड का पार्ट थोड़ी, इसको तो हमने ऐसे ही कोड से अलग कर दिया है। देखो ये एक फ़ायदा भी समझ में आ रहा है कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज यूज़ करने का, आपको कोड में नहीं घुसना है, आप यहीं स्विच कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा ऐसा किया क्या गया कि ये कोड को मतलब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर MySQL ऑल्सो, फॉर ओरेकल ऑल्सो, और हम स्विच कर रहे हैं जब इम्प्लीमेंटेशन, तो मेरे कोड को चेंज नहीं करना पड़ रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन और लूज कपलिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड लूज कपलिंग कौन से कंसेप्ट के थ्रू होता है ये? जेडीबीसी एपीआई। ले भाई, जेडीबीसी जावा जेडीबीसी जावा का एपीआई है। हाँ वो सब ठीक है, सवाल ये है कि
आप इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हो और कोड चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो ये किसकी बदौलत हुआ? डॉट प्रॉपर्टीज से सर। नहीं, डॉट प्रॉपर्टीज नहीं है। हम ओरेकल से, मान लो माइस्क्ल से ओरेकल लेकर के आए और फिर भी हमें अपने कोड में कुछ भी बदलाव नहीं करना पड़ा। ओरेकल माइस्क्ल से हम जब ओरेकल जार लाए, मेरे कोड में कहीं भी एरर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेट ऑफ इंटरफेसेस बनाए गए हैं हाँ, पहले इंटरफेसेस, करेक्ट आंसर। इंटरफेस की मदद से ये हुआ है। इंटरफेस का यही बेनिफिट होता है। हमसे अभी कोई पूछा था उसमें अपना एनजीएल लिंक में कि सर एक सवाल है कि स्प्रिंग पढ़ रहे थे भाई साहब, और सवाल ये आ रहा है कि सर एक सवाल है कि आप स्प्रिंग जब मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्लास का इंटरफेस क्यों बना रहे हैं? हम कह ले भाई, सब कुछ हो गया और यही सवाल क्लास का। अब हम कैसे समझाएं हम क्यों बना रहे हैं भाई? उसके लिए आप कोड जवाब देखिए भाई, 1 डेढ़ घंटे 3 घंटे, 3 घंटे का शायद खाली 2.5 3 घंटे तो खाली इंटरफेस ही पढ़ाए हैं। तो इंटरफेस का यही यूज होता है कि जब आप भाई, आप एक बार इंटरफेस बना देते हैं, ब्लूप्रिंट बना देते हैं, उस पे कई सारी आप इम्प्लीमेंटेशंस बना देते हैं। और हम इंटरफेस के मेथड एक्चुअली कंपाइल टाइम पे कॉल कर रहे होते हैं, जिसको डायनेमिक मेथड डिस्पैच हमने कोर जावा में पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म में। उससे फ़ायदा क्या होता है कि भाई आप ये वाला इम्प्लीमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, ये भी। और यहाँ पे इंटरफेस की जहाँ पे कॉल किया गया होगा ये सब इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे इंटरफेस को एक्चुअली पॉइंट किया गया होगा। ऐसा ही होता है ना? यस सर। अगर इसका नाम मान लो डेमो है और इसका नाम मान लो इम्प्लीमेंटेशन 1 है, IMPL 1 क्लास का नाम है, तो हम ऐसे कॉल करेंगे डेमो, डेमो डी एंड डी से कॉल करेंगे, डी डॉट समथिंग एंड ऑल। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन 2 पे भी हम चल जाएँ, तो ये कोड में एरर नहीं आएगा। तो JDBC API में पूरा का पूरा इंटरफेसेस ही तो है, ठीक है? इसीलिए हम इम्प्लीमेंटेशन को जब चेंज करते हैं, तो भी हमें एरर नहीं दिखता। और इसी को तो हम बोलते हैं लूज़ कपलिंग। अगर टाइट कपलिंग होती, तो माइस्क्ल से जब हम ओरेकल पे शिफ्ट करते तो एरर आ जाता ना। यस सर। और यहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन बदल रहे हैं, कोड में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। इसी को तो बोलते हैं हम लूज़ कपलिंग। और यहाँ पे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किया गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब बताया है आप लोगों को कोर में हमने। अच्छा, तो माइस्क्ल है, ओरेकल है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन है किसकी? JDBC API। JDBC API की। उसी तरह हाइबरनेट भी किसी की इम्प्लीमेंटेशन है। ये है JDBC API की इम्प्लीमेंटेशन। वैसे ही जो हमारे हाइबरनेट भाई साहब हैं, जान लो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइबरनेट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है जावा परसिस्टेंस API, JPA, जावा परसिस्टेंस API, जिसको हम लोग इन शॉर्ट JPA बोलते हैं। तो जो समझ आपके दिमाग में JDBC के लिए है, वही सेम समझ आपके पास JPA के लिए भी होनी चाहिए। कोई पूछे व्हाट इज JPA, इम्प्लीमेंटेशन और स्पेसिफिकेशन, क्या बोलेंगे आप? स्पेसिफिकेशन। हाँ, स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ इंटरफेसेस, सम क्लासेस, ठीक है। JDBC API जो है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो बनाई गई टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस नॉर्मली। JPA जो बनाया गया, ये स्पेसिफिकेशन बनाया गया ORM बेस्ड स्पेसिफिकेशन। ORM बेस्ड मतलब इसके पास ऐसे ऐसे इंटरफेसेस हैं जो ORM बेस्ड, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के तरीके को इस्तेमाल करके डेटा इंसर्ट करना, रिट्राइव करना, उस तरह के इंटरफेसेस इसने रखा है। तो JPA की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सारी होगी फिर, यस सर। है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया JPA, ठीक है। दिस इज योर JPA। JPA के पास भाई अ, आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इंटरफेसेस वगैरह हैं। अब इसकी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं, जैसे इक्लिप्स लिंक हो गया, हाइबरनेट हो गया, ऐसे और भी हो सकते हैं।
वर्ल्ड वाइड जो सबसे मोस्ट यूज्ड, जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन है जेपीए की, वो हाइबरनेट है, और दैट इज़ वाई हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई और नहीं है, इक्लिप्स लिंक करके एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी है, ठीक है, और भी इम्प्लीमेंटेशन है, बट जो मोस्टली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो है हाइबरनेट। तो हाइबरनेट ने जेपीए को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये हो गया हाइबरनेट, ठीक है। अच्छा, हाइबरनेट को इंटरनली क्या डेटाबेस से कनेक्शन करना है? यस सर। करना है। और कनेक्शन, एक्चुअल जो कनेक्टिविटी करने का कोड होता है वो कहाँ लिखा होता है? सॉरी सर। एक्चुअल में जो कनेक्टिविटी का कोड, जब माइस्क्यूएल से मुझे कनेक्शन करना है, तो एक्चुअल में माइस्क्यूएल वालों ने कनेक्शन का कोड लिख के दिया होगा ना कुछ, कि ऐसे कर। यस सर। हाँ, वो कहाँ मिलेगा? जैसे क्लासेस में। हाँ, कहाँ पे वो क्लास मिलेगी? ड्राइवर जो ड्राइवर में, ड्राइवर में, ड्राइवर करेक्ट, ड्राइवर में। तो हाइबरनेट को कनेक्शन करना है तो हाइबरनेट को ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये ड्राइवर आप यूज़ जब करना मतलब ये ड्राइवर आप यूज़ अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास बताइए इस ड्राइवर की पेरेंट होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइबरनेट इंटरनली यूज़ जेडीबीसी एपीआई। तो कहीं न कहीं जब हाइबरनेट आप यूज़ कर रहे हो तो जेडीबीसी एपीआई भी यूज़ हो रही है। लेकिन उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। पहले हम क्या करते थे, जेडीबीसी एपीआई के अंदर के इंटरफेसेस को मैनुअली लिख के यूज़ करते थे, यस सर। ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मतलब ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इंटरनली यूज़ होंगी पर हमसे ये छुप जाएंगी, ठीक है। बट कंसेप्ट के लिए आप ध्यान रखें कि इंटरनली हाइबरनेट यूजेस जेडीबीसी एपीआई, ठीक है। तो हमें अभी जेडीबीसी एपीआई के बारे में बहुत हम लोगों ने जान लिया, जेपीए को समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीए सबसे पहली बात, ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ओआरएम स्पेसिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ओआरएम बेस्ड, ठीक है। और इसकी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जेपीए की। हाइबरनेट है, इक्लिप्स लिंक है, सबसे ज़्यादा हाइबरनेट यूज़ होता है। तो हाइबरनेट ने बोला ठीक है भाई, हम तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन देंगे, और हाइबरनेट ने इस जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन दिया। चलो मान लो ये जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन है, लेट कर लो ये जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन है। जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन देने का क्या मतलब, इसके इंटरफेसेस वगैरह को इम्प्लीमेंट करना है ना। यस सर। जो इंटरफेसेस हैं इसमें उसको इम्प्लीमेंट करके लॉजिक देना, दैट इज ओनली कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो हाइबरनेट को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ जेपीए इम्प्लीमेंटेशन। यस सर। अच्छा, इसके साथ एक और सच्चाई है जो बताना बहुत ज़रूरी है। हाइबरनेट ने देखा यार, जेपीए एक ओआरएम बेस्ड स्पेसिफिकेशन है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, अच्छी बात है, लेकिन इनको ना इसके अंदर थोड़ी कमी लगी। तो इन्होंने क्या किया, हाइबरनेट टीम वालों ने, इन लोगों ने अपनी खुद की भी एक नेटिव एपीआई प्रोवाइड कर दी। मतलब इनके पास दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन, एक ओन इम्प्लीमेंटेशन, एक ओन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एक ओन इम्प्लीमेंटेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं और हाइबरनेट की मदद से मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, सो यू हैव टू चॉइसेस। आपके पास दो चॉइसेस होंगी, किसके थ्रू की करोगे आप वेदर हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज करोगे या हाइबरनेट की ओन इम्प्लीमेंटेशन यूज करोगे। इसीलिए जब भी हम हाइबरनेट के अंदर कोई एनोटेशन यूज करते हैं, जैसे एक एनोटेशन होता है टेबल, तो आप जब देखोगे टेबल जब यूज करोगे तो दो दो इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा
जेपीए से और एक इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा हाइबरनेट से। किसी ने किया है हाइबरनेट में ऐसा कुछ काम? अभी तो नहीं सर। सबके लिए नया है क्या ये टॉपिक? लग रहा सबके लिए नया है। तो हम लोग करके देखेंगे। जब भी हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे ना, आप देखना, जैसे मान लो @टेबल एनोटेशन यूज़ किया, एंटिटी एनोटेशन यूज़ किया, तो हर जगह दो दो आपको दिखेंगे इंपोर्ट पैकेजेस। एक पैकेज होंगे कहाँ से? जेपीए के, एक होंगे उसके खुद के इम्प्लीमेंटेशन के। जो ये होंगे वो ORG जेपीए करके होगा, और ये वाला होगा ORG हाइबरनेट करके होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम हाइबरनेट तो यूज़ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें या हम हाइबरनेट की ओन इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें? तो इसका जवाब है भाई, ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है। आप मुझे खुद बताओ, आप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, आप मुझे खुद बताओ कि जब मैं हाइबरनेट को यूज़ कर रहा हूँगा, मान लो मैं हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ, सपोज कर लो, तो मैं कोड में अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ मान लो, तो उसको होल्ड किस में करूँगा? हमेशा जेपीए के रेफरेंस में ना, यस सर। क्योंकि भाई पेरेंट यहाँ पे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, तो हमेशा जब हम कोड लिखेंगे तो वो जेपीए को देख करके लिखेंगे या डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करेंगे? हम किसको कॉल करते हैं? ओनली नेसेसरी थिंग्स को या कंप्लीट डिटेल को? किसको कॉल करना ज़्यादा सही होता है? नेसेसरी थिंग। नेसेसरी थिंग्स को कॉल करते हैं हमेशा हम। तो अगर हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं हाइबरनेट के थ्रू, इसका फ़ायदा हमें क्या मिल सकता है? जेडीबीसी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इम्प्लीमेंट डायरेक्ट हो नहीं, जाते हैं। जेडीबीसी तो इंटरनली यूज़ हो जाएगा। आप जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करोगे ना, तो वो इंटरनली जेडीबीसी तो यूज़ हो जाएगा। जेडीबीसी को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ये हमें दिखेगा ही नहीं। वो तो जब आप जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करोगे तो कनेक्शन तो करना ही यस सर। है ना? मान लो जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करके आप डेटा इंसर्ट करने वाले हो, तो कनेक्शन तो करना ही है। तो कनेक्शन जब करने के जो यहाँ पे क्लास मेथड दिए होंगे, वो इंटरनली कहीं ना कहीं इसको कॉल ही कर रहे होंगे। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी मिलेगी। पोर्टेबिलिटी मीन्स मान लो कल को मेरे को इक्लिप्स लिंक पे स्विच करना है। जेपीए की खाली हाइबरनेट थोड़ी है इम्प्लीमेंट, इक्लिप्स लिंक भी तो है। यस सर। अब कल को अगर इक्लिप्स लिंक पे हमें मूव ऑन करना है, मान लो हमने अपने प्रोजेक्ट में से जे हाइबरनेट हटा करके इक्लिप्स लिंक डाल दिया, तो मेरे कोड में एरर आएगा? नो सर। नहीं आएगा। वही सीन भाई साहब, जब हम जेडीबीसी को यूज कर रहे हैं विथ माइस्क्ल इम्प्लीमेंटेशन, हमने माइस्क्ल हटा करके ओरेकल डाला, तो कोड में एरर क्यों नहीं आता है? बिकॉज हम जेडीबीसी एपीआई को यूज कर रहे होते हैं। हम जो भी क्लासेस इंटरफेसेस है वो जेडीबीसी एपीआई के यूज कर रहे होते हैं, इसलिए हमें एरर नहीं आता है। हम लूज कपलिंग अचीव करके रखे होते हैं। तो अगर आप हाइबरनेट जेपीए की मतलब हाइबरनेट के जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को यूज करोगे, तो फायदा ये होगा कि कल को अगर नीड हुई तो आप जेपीए के अदर इम्प्लीमेंटेशन पे स्विच कर सकते हो। यस सर। यस सर। इसी को बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन हम कब यूज करेंगे? अगर इस बात के चांसेस हो कि कल को हमें इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी पड़ सकती है। आज हम हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कल को मेरे को इक्लिप्स लिंक पे मूव करना होगा, तो मेरे को कोड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ मैं अपने ड्राइवर्स को चेंज करूंगा, क्योंकि इक्लिप्स लिंक ने भी भाई वही ना इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया होगा सारे, यस सर। और हाइबरनेट भी वही करके रखा हुआ है। तो भाई कोड में तो बदलाव ही नहीं आया ना, क्योंकि हम तो भाई ओनली नेसेसरी थिंग्स को कॉल कर रहे होंगे।
तो ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये आपको क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत है। अब जिसको इंटरफेस नहीं समझ में आएगा, जिसका कोर जावा अच्छा नहीं होगा, वो जीवन में नहीं समझ पाएगा ये काम जो बता रहे हैं हम। जिसको जेडीबीसी एपीआई स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो समझ में नहीं आएगा, वो जीवन में ये सब समझ में नहीं आएगा। और यही रीज़न होता है कि जावा लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं, क्योंकि फाउंडेशन टॉपिक पे काम नहीं किए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम जब भी हाइबरनेट को यूज़ करें, हम ये देखें कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमारी नीड क्या है। अगर कल को स्विचिंग करनी है तो हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें। किसी ने सवाल भी किया था, सर एंटिटी मैनेजर बता दो। सूरज शायद आपने किया था। यस सर। तो एंटिटी मैनेजर इसी में आएगा। एंटिटी मैनेजर एक इंटरफेस है। एंटिटी मैनेजर ये जेपीए का है। अब बताओ, एंटिटी मैनेजर की इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट ने दी होगी यस सर। और इक्लिप्स लिंक ने भी दी होगी। यस यस सर। सर। तो अगर अपने कोड में हम एंटिटी मैनेजर यूज कर रहे हैं तो हम तो जेपीए से भाई ताल्लुक कर रहे हैं ना। इम्प्लीमेंटेशन कोड तो वो रन टाइम पे भाई जिसका जार होगा उसका चल जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का सीन है। ओन इम्प्लीमेंटेशन मान लो अगर आप यहाँ यूज कर रहे हो, अब मान लो, अब अगर मान लो आप ओन इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो, तब तो भाई सॉरी ये लाइन हमने गलत खींच दी यहाँ पे, ये लाइन यहाँ नहीं रहेगी। अगर आप ओन इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो, ओन इम्प्लीमेंटेशन मतलब हाइबरनेट की खुद की एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन, तो इनकी खुद की एपीआई जो होंगी, इसकी जो खुद की एपीआई होगी, मान लो ये हाइबरनेट की खुद की एपीआई है, नेटिव एपीआई। तो नेटिव एपीआई में जो इंटरफेसेस होंगे वो अलग होंगे जेपीए से, यस सर। और उसकी यस जो सर। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अलग होगी। यस सर। तो अगर आप ये ओन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे यूज करते हो, ओन इम्प्लीमेंटेशन में एक इंटरफेस है, मान लो सेशन, एक इंटरफेस है सेशन, तो ये जो सेशन है क्या वो जेपीए में होगा? नो सर। नहीं होगा। तो हम अगर इक्लिप्स लिंक पे स्विच कर दें तो यहाँ एरर आएगा। यस सर। यस सर। तो ध्यान रहे, ओन इम्प्लीमेंटेशन आप तभी यूज करेंगे जब आपको कल को स्विच नहीं करना है। यही रीजन है कि जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, स्प्रिंग बूट में हाइबरनेट हम यूज होता है इंटरनली और हाइबरनेट जेपीए वाला यूज होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट को ऐसा लगता है कि भाई कल को तुम भाई धोखा दे के आगे भाग गए, तो इसीलिए हाई बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इंटरव्यू में पूछा है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनसे यही क्वेश्चन पूछा था। वो बता रहे थे कि सर इसी क्वेश्चन के जवाब से इंटरव्यूअर को हम इम्प्रेस कर पाए। क्वेश्चन था जेपीए, हाइबरनेट और डेटा जेपीए क्या है। डेटा जेपीए मारो गोली, पहले जेपीए हाइबरनेट तो क्लियर हो। जेपीए एक यस सर। जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है, जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है, हाइबरनेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन, हाइबरनेट ओन इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो कब क्या यूज करना चाहिए? पोर्टेबिलिटी चाहिए तो जेपीए वाली इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट की यूज कर लो। पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, कुछ एडिशनल फीचर चाहिए, हाइबरनेट की जो नेटिव एपीआई है। जाहिर सी बात है, देखो हाइबरनेट ने जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन दिया, उसको दिखा ना यार कि इसमें कुछ कमी है, तभी अपना बनाया। सर। तो इतनी कमी नहीं है कि भाई एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन नहीं बन जाएंगे। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया इसने, जैसे थोड़ा सा केशिंग को इम्प्रूव किया, अपनी खुद की एक क्वेरी लैंग्वेज लेकर के आई, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। इसमें भी ऐसी एक लैंग्वेज होती है जेपीक्यूएल, ऑलमोस्ट एचक्यूएल जैसी होती है, बट एचक्यूएल थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो कुछ कह सकते हो कि हाँ, नेटिव एपीआई अगर आप यूज़ करते हो तो ये जेपीए से ज़्यादा एडिशनल फीचर्स आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगी, बट नीड भी होता बना उतने उस फीचर की। जब आपका काम हो जा रहा है सारा जेपीए से, तो आप जेपीए को यूज़ करें, ये ज़्यादा सही बात है। ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि आप जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें, जब तक कि आपको उन कोर हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नेटिव एपीआई में ना जाएं।
आपको यूज नहीं है एचक्यूएल की, आपको बहुत प्रो लेवल की कैशिंग नहीं मेंटेन करनी है, मत जाइए भाई नेटिव एपीआई पे, क्योंकि आप जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन यूज करेंगे तो कम से कम आपका कोड लूज कपल्ड रहेगा ना, पोर्टेबिलिटी के लिए रेडी रहेगा ना, पोर्टेबल रहेगा ना। यस यस सर। बस यही रीजन है, बाकी इसीलिए स्प्रिंग बूट इंटरनली हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज करती है, याद रखिएगा। अगर आपको वो नेटिव एपीआई यूज करनी है तो भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट यूज करता है। रीजन सिर्फ एक ही है, पोर्टेबिलिटी। और जेपीए के पास सब कुछ है भाई साहब, इसके पास सब कुछ है, बस कुछ एडिशनल फीचर्स हाइबरनेट प्रोवाइड करता है, बाकी तो आप कह लो कि सब कुछ जेपीए में भी मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि हाइबरनेट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। चलो ये वाला हम डायग्राम उठा लेते हैं और एक बार हम आपको नोट्स भी पढ़ देते हैं, ताकि जितनी भी बातें हुई हैं वो आपको एक रिटन फॉर्मेट में मिल जाए। चलो ये जो भी है सब सर डाल, हाँ बोलिए। सर जेपीए को डेटा परसिस्टेंस टेक्नोलॉजी तो नहीं ना बोलेंगे? डेटा परसिस्टेंस टेक्नोलॉजी बोल क्यों नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, वो तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जाहिर सी बात है, एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट एपीआई तो है ना, इन एपीआई कम्स अंडर टेक्नोलॉजी, तो बोल सकते हो। सर सिर्फ जेपीए यूज करके मतलब कि डेटा स्टोर करा करा सकते हैं? नहीं करा सकते, सिर्फ कब? जेडीबीसी यूज करके डेटा स्टोर करा सकते हैं। यस सर, अरे डेटाबेस में तो करा ही ना सकते हैं। कैसे करा सकते हैं भाई, बिना माइस्क्वेल जार के कैसे करा लोगे। अच्छा यस सर। इम्प्लीमेंटेशन तो चाहिए ना। अरे सोचो, खाली इंटरफेस से कुछ काम होता है। नो नहीं सर। सर। वो खलियड़ क्या कर लेगा, उसका खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। कॉल करोगे कंपाइल टाइम तक ठीक है, रन टाइम में मारेगा चट से एरर। तो फर्स्ट तो यही है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता, तो स्टोर हाँ, कैसे होगा? वही ना, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा वो तो। इंटरफेस से कुछ नहीं हो सकता, वो तो बनता ही है दूसरे के लिए, कुछ नहीं होगे भी, लेकिन बड़ी काम की चीज है। हर जगह देख रहे हैं, घूम फिर के इंटरफेस आ ही रहा है, यस सर, यस सर। तो पूरा आपको आगे पूरा इंटरफेस ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आइए नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं। आज पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, कल से अब हम लोग कोड में डाइव करेंगे। हाइबरनेट का अलग ही हमने बना दिया है नोट्स। चलो भाई, बहुत सारा तामझाम लिखे हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पढ़ना। व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क हमने लिख दिया है, इज़ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर गाइडलाइन एंड यूजेबल कंपोनेंट टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्रेमवर्क इज लाइक ए स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दैट कॉल्स योर कोड एंड कंट्रोल ओवरऑल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। वहीं लाइब्रेरी में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ यूजफुल फंक्शंस और क्लासेस, यूजफुल मेथड्स लिखता हूँ मैं, मेथड्स और क्लासेस दैट यू कॉल वेन एवर नीडेड। तो लाइब्रेरी को हम कॉल करते हैं, फ्रेमवर्क हमको कॉल करता है। वाई फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्यों भाई, क्यों ज़रूरी है फ्रेमवर्क। मेन एक लाइन में तो बोलो, स्पीड अप द प्रोसेस। बाकी बहुत कुछ बोला जाता है, कंसिस्टेंसी, रिपीटेटिव कोड को मेंटेनेंस इजी होता है, स्केलेबिलिटी आती है, कोड आपका मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करता है फ्रेमवर्क, तो वो सारी चीज़ें हैं। फ्रेमवर्क जब आप यूज़ करते हो तो हम सिर्फ लॉजिक पे फोकस करते हैं, लो लेवल सेटअप लाइक टेबल क्रिएशन वगैरह अपने आप हो जाता है। ठीक है, बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, एरर को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस इंटीग्रेट करने के लिए, हमने बताया कनेक्शन वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फ्रेमवर्क के फायदे हैं। वाई हाइबरन, व्हाट इज हाइबरनेट, हाइबरनेट इज अ ORM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ORM फ्रेमवर्क फॉर जावा दैट सिंप्लीफाइज डेटाबेस इंटरेक्शन। कैसे, मैप करके। तो यहाँ पे हम ORM वाला जो डायग्राम था वो ऐड कर देते हैं। ये हमारा ORM वाला डायग्राम कहाँ गया ये वाला, ये आई थिंक मेरे को करने की नीड नहीं है फ्रेमवर्क में, तो ये ORM वाला कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम
अभी आप लोग की जो सीरीज यूट्यूब पे डली, हम सोच रहे उसको वन शॉट बना के डाल दें अब सॉलिड यस बेस। सर। बढ़िया रहता है वन शॉट पे, थोड़ा सा वन शॉट पे क्या है, थोड़ा रीच ठीक ठाक मिल जाती है। चलिए ये हो गया। यूज क्या है? मेन यूज तो देखो सिंप्लीफाई करना, बाकी तो बहुत सारी चीज़ में लिखते हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शन कनेक्शन पूलिंग मैनेज कर लेता है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैन लाइक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप लाइक इनहेरिटेंस एसोसिएशन कलेक्शन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। प्रोवाइड डेटाबेस इंडिपेंडेंट फीचर, एचक्यूएल के थ्रू डेटाबेस इंडिपेंडेंट फीचर मिल जाता है। लेजी लोडिंग, कैशिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइडली यूज्ड वाइडली इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर डेटा परसिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें जो हमने लिखी है ना, ये सब आपको जब जब करेंगे ना एक्चुअल हाइबरनेट में काम, तो आपको दिखेगा कि हाँ क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, कैशिंग कहाँ पे हो रहा है, डेटाबेस इंडिपेंडेंसी कैसे मिल रही है, हाइबरनेट इनहेरिटेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आगे चल के। तो ये मेन यूज़ अगर अभी के लिए समझो तो सिंप्लीफाइज CRUD ऑपरेशन। अच्छा, व्हेन टू यूज हाइबरनेट? कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जहाँ पे है वहाँ पे, जहाँ आपको डेटाबेस इंडिपेंडेंसी चाहिए वहाँ यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको रैपिडली एप्लीकेशन को डेवलप करना है वहाँ कर सकते हो। कैशिंग आप समझते नहीं हो तो अभी के लिए म्यूट कर लें। कैशिंग आप समझते नहीं हो तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। मेन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आप जानते हैं क्या होता है? यस सर। वही अपना कमिट रोल हाँ बैक वाला। JDBC में। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन चीज़ों के साथ में ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट भी है। मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी अगर आपको चाहिए भाई कि हाँ, मेरा लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई डेटाबेस लॉजिक लिखना चाहते हो, तो आप हाइबरनेट को यूज़ करो, क्योंकि हाइबरनेट काफ़ी ईज़ी होता है मेंटेनेंस वाइज़। अभी आप देखोगे, अब जब आप काम करोगे ना, तो ये चार सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कब यूज़ नहीं करना चाहिए भाई? सिंपल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ मत करें आप, ठीक है। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हाइबरनेट इज अ जेपीए इम्प्लीमेंटेशन। हाइबरनेट इज अ पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए। While JPA defines the interfaces and rules for ORM in Java, it does not provide any working code by itself. Hibernate provides the actual code that implements these interfaces, enabling Java application to perform database operation. ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? Besides implementation JPA, Hibernate also offers additional features and optimizations beyond JPA specification. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नेटिव एपीआई। मतलब हाइबरनेट के पास बियॉन्ड जेपीए भी इम्प्लीमेंटेशन है ना? Therefore, to use JPA in real project, you need a provider like Hibernate that implements JPA interface such as Entity Manager. ठीक है, वो एंटिटी मैनेजर हम बना के देखेंगे कैसे होता है। व्हाट इज जेपीए भाई? जेपीए क्या है? जेपीए भाई साहब इज अ जावा स्पेसिफिकेशन है दैट स्टैंडर्डाइज द वे जावा ऑब्जेक्ट आर परसिस्टेड टू रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। इट डिफाइन सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड एनोटेशंस टू मैनेज, स्टोर, अपडेट, रिट्राइव डेटा बिटवीन जावा ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस टेबल, ठीक है। जेपीए इज नॉट अ फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन बाय इटसेल्फ। It provides a standardized programming model for ORM in Java. समझ रहे हो ना? JPA सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन है, उसके पास कोई अपना कोड नहीं है। Hibernate as a JPA implementation and its native API. अच्छा भाई, Hibernate is a popular implementation of JPA specification. It implements standard JPA interface like Entity Manager, जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो आपको इस पैकेज से मिल जाएगा, अलाउिंग यू टू राइट डेटाबेस कोड यूजिंग जेपीए स्टैंडर्ड एपीआई। अच्छा, एट द सेम टाइम, अच्छा यहाँ पे एंटिटी मैनेजर कौन से पैकेज से मिला? जावा एक्स से मिल रहा है क्या? एक बार ये हम लोग चेक कर लेंगे इक्लिप्स में, ORG से मिलता है या मुझे कोई पैकेज का नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे। अगर ये गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा, बाकी सही तो ठीक है। हाइबरनेट का तो मुझे याद है org.hibernate से मिलता है, बट एंटिटी मैनेजर हाइबरनेट की नेटिव एपीआई का है या फिर जेपीए का है? हाँ भाई, JP जेपीए का है ना? JP तो अब चूंकि ये जेपीए का है तो इसका पैकेज देखना होगा, ठीक है। नोट्स में हमने जावा एक्स परसिस्टेंस लिखा हुआ है, बट एक बार चेक कर लेना, याद याद
आप लोग याद दिला देना कि भाई पैकेज नोट से हम लोग को एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है? खैर उससे मतलब नहीं है पैकेज कहाँ से भी हो। तो at the same time, Hibernate provides its own native API with classes like session, transaction, and more advanced Hibernate specific features beyond JPA. अब यहाँ पे important point, for most application, it is best to use standard JPA API with Hibernate as a provider. ज़्यादातर एप्लीकेशन के लिए आप Hibernate को यूज करें as a JPA implementation. This approach allows you to write portable and vendor independent code. ये हाईलाइट कर देते हैं, पोर्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, जब ये लाइक एंटिटी मैनेजर वगैरह यूज करते हो तो by sticking to JPA standard your application can easily switch to another JPA implementation if needed and your code remains clean and maintainable. This is ideal for typical cooperation and most enterprise application requirements. However, if your project requires advanced Hibernate specific feature और फाइनर कंट्रोल ओवर ORM बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं हाइबरनेट नेटिव एपीआई के पास, तो यू शुड कंसीडर यूजिंग हाइबरनेट्स नेटिव एपीआई. This involves working directly with Hibernate session factory, transaction class. The native API gives you access to powerful capabilities such as custom caching. मैंने बताया था ना, कैशिंग को और प्रो लेवल पे ले जाने के लिए HQL का सपोर्ट, ये सब पढ़ोगे आप, एंड अदर ऑप्टिमाइजेशन दैट गो बियॉन्ड द JPA स्पेसिफिकेशन. सो अगर आपको बियॉन्ड JPA जाके कुछ हाई लेवल के फीचर्स अगर अडॉप्ट करने हैं तो ही आप हाइबरनेट की नेटिव एपीआई को यूज करेंगे, अदरवाइज हाइबरनेट की JPA इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए एनफ होगी. यूज दिस अप्रोच व्हेन यू नीड हाइबरनेट्स फुल फीचर सेट और आर मेंटेनिंग अ लिगेसी एप्लीकेशन बिल्ड विथ हाइबरनेट. अगर कोई लिगेसी एप्लीकेशन है, ऐसा पुराना एप्लीकेशन जो हाइबरनेट की नेटिव एपीआई पे ही बना है, तो यूज करना ही पड़ेगा, है ना. तो ये पूरा बात हमने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई सारा आपको नोट्स में हमने दे दिया. तो आज का अगर समरी अगर देखा जाए तो भाई यही है जो मेन पॉइंट है. ये सब तो ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन मेन यही है कि आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि हाइबरनेट JPA की इम्प्लीमेंटेशन है और हाइबरनेट के पास उसकी खुद की भी इम्प्लीमेंटेशन है. तो हम दोनों पढ़ने वाले हैं, हम ये भी पढ़ेंगे. ये कहाँ चला गया ये डायग्राम, हमने कॉपी किया था शायद ना, कंट्रोल V करके देखें. हाँ, तो हम दोनों पढ़ने वाले हैं. हम हाइबरनेट की JPA इम्प्लीमेंटेशन लाइक एंटिटी मैनेजर वगैरह से भी आपको CRUD ऑपरेशन करके दिखाएंगे और हाइबरनेट के अंदर जो हाई लेवल के फीचर्स हैं जो बियॉन्ड JPA है वो भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे, लाइक HQL एंड ऑल, कैशिंग मैकेनिज्म, वो सब भी हम लोग काम करेंगे. तो हमें दोनों पढ़ना है. हम चूँकि हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो हमें हाइबरनेट की JPA इम्प्लीमेंटेशन और नेटिव API दोनों देखना है, ठीक है. तो ये हम लोग का पूरा हो गई बातचीत, ठीक है. तो बाकी आज के लिए सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल से हम लोग कोड वगैरह स्टार्ट